के सॉल्यूशन करते हैं। देखिए इसमें क्या आपसे पूछ रहा है, इसमें आपसे कह रहा है कि प्रश्न संख्या 3 अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले निकालो कि एचसीएफ कितना होता है, फिर एलसीएम निकालो। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 12, 15 और 21 का मौसा कितना होगा। तो इन तीनों को काटने वाली संख्या केवल 3 ही है, इसलिए जो मौसा आपके सामने निकल के आएगा वो आपका 3 आ जाएगा। तो मौसा आपका 3 होगा। लौसा आपको निकालना है। क्या काम करना है कि 3 से आप भाग करो। तो आपको लौसा निकाल, तो लौसा निकालने का तरीका बता रहा हूं। 3 का भाग करेंगे तो देखिए इसमें कितना मिलेगा आपका 4 तिहाई 12, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 5 वर्ग कट रहा है, 3 7 21, 7 वर्ग कट रहा है। जिससे कट कर रहे हैं उसका भी इसमें गुणा कर दीजिए। तो ये आपका एलसीएम निकल के आएगा। 4 पंजे 20, 20 7 140, 140 यानी 420। ये आपका 420 से लौसा आ जाएगा। तो मौसा 12, 15, 21 का आएगा 3, जबकि लौसा 420 आ जाएगा। उसके बाद हम 17, 23 और 39 की बात करते हैं। देखिए इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं जो कि तीनों को काट सकता है, इसलिए साफ साफ आपको नजर आ रहा है कि जो एचसीएफ होगा वो 1 आएगा। दी हुई संख्याओं में जब कोई फैक्टर नहीं रहता है, कोई गुणनखंड नहीं रहता है, तो उसमें आपका मौसा केवल 1 आता है। तो लौसा निकालने के लिए यानी एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है, 17, 23, 39। तो 17, 23 तो ये अभाज्य संख्या, जबकि 39 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 17, 23 और 39 को कोई नहीं काट सकता है। तो तीनों को आपस में गुणा कर दीजिए, ये आपका लौसा यानी एलसीएम निकल के चला है। ये आपका 39 गुणा कर लीजिए। तो यहां हम गुणा करते हैं तो हमारे पास है 17 गुणे 23 है, 7 लेके 21, 7 51 बनेगा। एक अंक छोड़ेंगे, 7 गुना 34, ये 1 हो गया, 4 5 9 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद 39 का भी गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 9 81 के एक हाथ में लगा 8, 9 3 27, 27 8 35, 3 इकाई 3, 3 9 27 के 7 लगा 2, 3 3 के 9 और 9 2 11, 3 एकम 3 9 27, ठीक है, 27 के 7 लगा दो, 3 के 9 2 11, ये 1 4 हो गया, 7 5 12 के 2, 4 1 5 हो गया 1। तो यहाँ से आपका 1 3 1 4, 7 5 12 के 2, 3 1 4 1 5 1। इस तरीके से 15,241 आपका इसमें निकल के गया एलसीएम। 15,241 आपका एलसीएम निकल के आया। 17, 23 और 39 में कोई फैक्टर नहीं था जो कि तीनों को काट सकता था, केवल एक ही ऐसा फैक्टर था जो तीनों को काट सकता था। इसलिए यहाँ पे जो एचसीएफ आपका आएगा वो 1 आएगा और जो एलसीएम आएगा वो 15,241 आ जाएगा। अब 8 और 9 और 25 की बात करते थे, इनमें भी ऐसा कोई फैक्टर नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काट सकती है। वो केवल संख्या है आपकी 1, इसलिए जो मौसा यहाँ भी निकल के आएगा एचसीएफ वो आपका 1 निकल के आ जाएगा। 8 9 25 को ऐसा कोई फैक्टर नहीं जो काट सकता है। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए जब ऐसी बारी आती है तो आपको करना क्या है, तीनों का आपस में कर दीजिए गुणा। तो 25 वाट यहाँ से बनेगा 200 और 9 दूनी 18 यानी 1800। तो 8 9 और 25 का तीनों को आपस में गुणा करिए तो 25 वाट 200, 2 9 18 यानी 1800 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम 1800 निकल के आ जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें करा कि 306 और 657 का मौसा आपको 9 दिया है, लौसा आपसे पूछा लौसा कितना हो। जब मौसा आपके सामने दिया है 9 तो लौसा आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या आपके 306 है, दूसरी संख्या 657 है और आपको एचसीएफ जो है 9 दे रखा है। तो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम बराबर आपका हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 306 गुणे दूसरी संख्या 657 और बटा के आपका एचसीएफ आएगा और एचसीएफ कितना है 9 है। 9 से भाग लगाइए, 3 9 27, 3 9 27, 9 3 27, 3 बार गया, कितना बचा इसमें 3 36, 9 चौके 36, 34 गुणे 657। तो एलसीएम आपका इस तरीके से निकल के आएगा। अब इसका गुणा कर लेते हैं। तो 657 गुणे 34
4 7 28 के 8 लगा कितना 2, 4 5 20 2 22 के 2 लगा कितना 2, 4 6 24 और 24 2 26 और एक अंक छोड़िए 3 7 21 के 1 लगा 2 आपका, 3 5 15 2 17 के 7 लगा 1, 3 6 18 1 19, यहाँ से 8 ये 3 आ गया, 7 6 13 के 3, 9 2 11 12 के 2, हाथ में लगाए 1 1 2, तो 22,338 आ गया। तो जो एलसीएम निकल के यहाँ पे आएगा 22,338 आएगा निकल कर। तो ये आपका एलसीएम कितना होगा 22,338 होगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करते हैं। इसमें कहा कि जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या जो स्मॉल n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। सबसे पहले हम समझते हैं क्या चीज। आपसे अगर प्राकृतिक संख्या यहाँ स्मॉल n की बात कर रहा है तो भैया प्राकृतिक संख्या सबको पता है कि 1 से जो स्टार्टिंग होती है, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या के माध्यम से हम किसी वस्तुओं को गिनती करते हैं, काउंटिंग करने का काम करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या को मैंने स्मॉल n मान लिया और ये आपका निकल के आएगा बच्चा 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से अनंत तक आएगा। ये कह रहा आपसे कि के लिए संख्या 6 पावर n, तो ये 6 पावर n की चर्चा कर रहा है। 6 पावर n अंक 0 पे समाप्त होगा। क्या हम स्मॉल n का जो मान है जो हमारा 1 से अनंत तक आ रहा है वो मान n के जगह पे रखने पर क्या उसका जो वैल्यू आएगी क्या अंत में आपका 0 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। देखिए जिस तरह से मैं यहाँ से n बराबर मान लेता हूँ कि 1 रख के चेक करता हूँ, n बराबर 1 रखता हूँ तो 6 पावर कितना बनेगा बच्चा? 1 बनेगा, जबकि 6 पावर 1 का मतलब 6 है। उसी तरीके से यदि मैं n बराबर 2 रखता हूं तो 6 पावर 2 होगा, यहाँ 36 बन रहा है। बार बार आपको लास्ट में इकाई 6 ही मिल रहा है, इसलिए कभी भी 0 पे नहीं समाप्त होगा। तो n का मान यदि हम कुछ भी रखते हैं मतलब 1 से 0 मतलब 1 से कम ही रखना है, जब भी रखना है तो आपका x के मतलब उधर ही रखना है। कह सकते हैं कि n का जो मान है वो 1 से स्टार्टिंग है, प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से स्टार्टिंग, इसलिए हमें 1 से कम नहीं रखना है। तो जब भी n का मान हम रखते हैं तो वो आपका जो आपको मान मिलेगा वो मान में इकाई 0 नहीं मिलेगा। इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें 0 है ही नहीं। 0 भी आता है, यदि यहाँ 0 रखते हैं तब भी आपका कितना आता है? वो 1 ही आता है, यानी हमारा 0 पे समाप्त कभी नहीं हुआ। तो लिखेंगे साफ साफ कि n के किसी भी मान के लिए 6 पावर n कभी भी अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात ये थी। अब उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसको समझते हैं। ये आपसे व्याख्या करने के लिए बोल रहा है। 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस का 13 है, आगे आपका 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 है, प्लस का 5। इसमें कहा कि भाज्य संख्या क्यों है? सबसे पहले मैं इसको उठाता हूं, 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे आपका 13 के बाद प्लस का 13 है। इनमें प्लस के पहले भी आपका 13 कॉमन है, प्लस के बाद भी 13 कॉमन। तो यदि मैं 13 को कॉमन करता हूं ये आपको 7 गुणे 11 मिलेगा, प्लस का इधर एक बार 13 था, तो ये 13 गुणे 11 7 77 एक 78 मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि 13 गुणे 78 में गुणनखंड 1 के अलावा और भी अन्य गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। 13 और 78 में गुणनखंड 1 के अलावा 13,78 व अन्य भी गुणनखंड है, इसलिए यह एक आपकी भाज्य संख्या है।
इसको चेक करते भैया, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5 है। इसमें 5 कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 5 कॉमन करते हो तो यहाँ मिलेगा आपको 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 प्लस का यहाँ से मिलेगा एक, तो है तो एक को बड़ा करो तो एक ही होगा। अब आगे आपको 5 कॉमन कर लो तो एक ही मिलेगा आपको, 7 छंग 42 या 5 या 42 गुणे 4 3 12 9 24 से 24 प्लस का 1 हुआ, तो 5 24 9 48 के 8 लगा आपका 4 24 चौके 96 400 1008 प्लस का 1 1009, ये 5 आपको मिला जबकि ये मिला आपको 1009 मिला। बात यह है कि इसमें भी गुणनखंड 1 के अलावा 5 और 1009 भी गुणनखंड है, इसलिए ये भी एक भाज्य संख्या है, यह भी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिन जिन नंबरों से कट जाए, मतलब एक से अधिक नंबरों से कट जाए। देखिए अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं से कटे और अपने आप से कटे, मतलब स्वयं और अपने आप और एक से कटे। स्वयं और अपने आप का मतलब क्या हुआ, वही संख्या हुई, और एक का मतलब हुआ कि एक से हर नंबर कट जाता है। तो ऐसी संख्या जो स्वयं या अपने आप एक ही बात है और एक से कट जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 18 मिनट लगते हैं। देखिए भैया वृत्ताकार कोई पथ है और इस पर रवि मान लीजिए यहां से दौड़ता है, इसको दौड़ने में फिर से यहां आता है तो इसको 18 मिनट लग जाते हैं। जो इसने समय लिया है वो 18 मिनट का टाइम ले रहा है, ठीक। यहां से रवि दौड़ रहा है और इस पे दौड़ते दौड़ते आ रहा तो उसको 18 मिनट लग जा रहा है। फिर आगे है आपसे कि जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को, देखिए अच्छा यहां से कौन भैया, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे रवि नहीं होगा, कोई दूसरा नाम मान लेता हूँ, जैसे सिहाग मान लो, क्योंकि दोनों जगह रवि नहीं हो सकता। सिहाग को 12 मिनट लगते हैं। भैया ऐसा ही कोई ग्राउंड है, मान लेते कि ये यहां से दौड़ता है, ये सिहाग ऐसे, और उसको दौड़ने में यहां से फिर इस बिंदु पर आने में उसको लगता है कितना, इसको समय लगता है 12 मिनट का टाइम लगता है, 12 मिनट का टाइम। फिर कह रहा कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक अवस्था पे। मान लेते हैं कि दोनों एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक समय पे वो एक ही जगह पे फिर से वो पुनः मिलते हैं तो कितने समय पे मिलेंगे, ये कह रहा है आपसे। मान लेता हूं कि ट्रैकिंग है, यहां से दोनों लोग दौड़ रहे हैं, रवि भी और सिहाग भी दौड़ रहे हैं, दोनों लोग ये दौड़ते 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 फिर से यहाँ पे आ जाते हैं, तो एक ही स्थान पे कितने समय में मिलेंगे ये आपसे पूछा। जब ऐसे आपको चर्चा करता हो तो आपको निकालना क्या है, 18 और 12 का दोनों जो समय है उसका एलसीएम निकाल लो। तो 18 और 12 का यदि एलसीएम आप निकालते हो 18 और 12 का, तो जो एलसीएम आएगा यानी वो यदि यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो फिर से वो इस बिंदु पे 36 मिनट में मिलेंगे एक साथ। तो इस बिंदु पे कह सकते हैं कि दोनों एक ही स्थान पर 36 मिनट में मिलेंगे। बात ये थी इसमें 36 मिनट में दोनों लोग एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक ही बिंदु पर मिलेंगे, यानी एक ही स्थान पर। जी हाँ सर।